नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कसम खाई है। एक बार फिर कहा कि चाहे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मरते दम तक बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने ये सफाई भी दी कि 2020 में बीजेपी ने ही पीछे पड़कर जेडीयू से गठबंधन किया था, जबकि वो बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। कल ही आपको बता दें कि पटना में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बीजेपी अब कभी भी नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएगी। बीजेपी और नीतीश के फिर से साथ आने की अटकलें जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के उन दावों के बाद शुरू हुई जिनमें कहा गया था कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बापू की बात है, उसको तो हमेशा याद रखना है। एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। तो आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार को यह कसम फिर से खानी पड़ी है कि अब वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और बीजेपी इस पर क्यों पलटवार कर रही है? आखिर पूरा मामला उठा क्यों? ये सवाल कहां से आया कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने जो आज कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आपने दोपहर में इसको लेकर के एक बयान भी दिया था, लेकिन क्या कारण आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और आपकी पहली टिप्पणी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर। नीतीश कुमार जी ने 2015-16 में भी यही कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह की बात वह 3 बार लालू यादव के साथ भी कर चुके हैं। वह लालू जी को भी बोल चुके हैं कि याद है, ये तेजस्वी यादव को विधानसभा में बोल चुके हैं कि याद है ना तुम्हारा बाप ने क्या किया था। और यह भी उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए पैसे कहां से आएंगे, तुम्हारे बाप जेल से ला के देंगे क्या? तो नीतीश कुमार जी इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि तीसरी बार उनको बोलने का मौका हम लोग नहीं देंगे। न मिट्टी में मिल जाने का और मर जाएंगे का तो डायलॉग उन्होंने बोल दिया था। तीसरा बार बोलते कि जब तक जिंदा है तब तक हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको कोई ऐसा मौका देने नहीं जा रही है। लेकिन संजय जी, ये सवाल उठा कहां से, आया कहां से? क्योंकि अब तो आप अलग अलग हो चुके हैं, काफी दूरी बढ़ चुकी है। क्या ये कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं गए, या फिर इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बगावत तेवर दिखा रहे हैं और एक बात वो दावे भी कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के नेता संपर्क में? क्या इसी से यह बात निकल करके सामने आई है कि नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? उनके आपस में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी की हमेशा एक आदत रहती है, जैसे कबड्डी का प्लेयर होता है, वह बीच में लाइन पे खड़ा रहता है कि मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं तो मैं उधर कूद जाऊंगा। और ये धमकी लगातार वह भाजपा में के साथ थे तो भाजपा को देते रहते थे, और जब राजद के साथ रहे तो राजद को आज भी देने का काम कर रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति में इस बात की सभी ने घोषणा कर दी कि अब नीतीश कुमार को किसी हालत में नहीं लेंगे, क्योंकि अचानक नीतीश कुमार जी का विचार परिवार के प्रति प्रेम उमड़ गया था। अचानक हम लोग देख रहे हैं कि उनको
फिर से बहुत सारी चीजें याद आने लगी हैं। तो इस बार उनकी याददाश्त उतने ही तक सीमित रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का निर्णय ले चुका है कि हम किसी हालत में जदयू के साथ नहीं जाएंगे और उसी की वह सफाई दे रहे हैं। लेकिन संजय जी, ऐसा नहीं कि खाली जो नीतीश कुमार ने इस तरह की कसम ली हो या घोषणा की हो, बीजेपी भी ये घोषणा कर चुकी थी कि हम भविष्य में कभी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि आपने मिलकर सरकार बनाई, साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। तो ये बात फिर कहां से आई कि बीजेपी जो है वो आप कह तो रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से नहीं जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? कि पहली गलती कोई भी किसी को माफ कर देता है। हमारे उनके साथ 23 साल के संबंध रहे हैं। 23 साल तक वह सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक एजेंडा पर काम लगातार करते रहे हैं। तो इसलिए लगा कि 3 साल वह जो चले गए और जिस तरह की बात वह करते थे, तो एक गलती का मौका देने के लिए हम लोगों ने उनको शामिल किया था। लेकिन जो दोबारा गलती करे वह आदतन अपराधी होता है और इस तरह के व्यक्ति को किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। आज उनके नहीं रहने के कारण हम 2 उपचुनाव जीते, वह 7 थे तो हम उपचुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार बिहार में एक लायबिलिटी का नाम है। नीतीश कुमार जी का अब सारा काम जो है न उनकी प्रशासन पे पकड़ है, उनके संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। उनके गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री काल में बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जो अपराध से करा नहीं रहा हो। पुलिस खुलेआम शराब बेचने के व्यवसाय में लिप्त है। ऐसे व्यक्ति के साथ अब कोई भी समझौता हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनकी आदत है, वह 3 बार, हमें तो 2 बार कहा है, लालू जी के साथ तो उन्होंने कम से कम 3 बार कह चुके हैं कि क्या ये घोटाला का केस किसने किया था? ललन सिंह ने केस किया था। आज कहते हैं कि झूठा मुकदमा किया गया है। तो नीतीश जी को यह घोषणा करना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठा मुकदमा करने का माहिर है, क्योंकि पहला केस तो लालू यादव पर ललन सिंह ने किया था। तो नीतीश कुमार आज कहते हैं कि लालू यादव पर झूठा मुकदमा है, तो उनको वह भी झूठ बोलते हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे भी बड़ा झूठा है, जो कि बार बार लालू यादव पे 3-3 बार मुकदमा उसने किया। जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी तो IRCTC घोटाला किसने खोला? वह भी घोटाला ललन सिंह ने खोला। तो उनका अध्यक्ष ने हर बार लालू यादव के खिलाफ घोटाला खोला है। तो नीतीश कुमार को यह बोलना चाहिए कि जैसे मैं आदतन पलटी मारूं, वैसे मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदतन झूठा है। एक आखिरी सवाल है संजय जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं, उससे इशारा लग रहा है कि वो शायद JDU भी छोड़ सकते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि यहां पर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा एक ही दायित्व है कि मैं पार्टी को मजबूत करूं, पार्टी को आगे बढ़ाऊं, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाऊं। किसी भी दल में क्या अंदरूनी झगड़े होते हैं, कौन किसके इशारे पर क्या कर रहा है, या हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो भी मंत्री राजद के बयान दे रहे हैं वह उनका आपस का मामला है, उपेंद्र कुशवाहा उनका आपस का मामला है। एक बात तो निश्चित है कि जब नीतीश कुमार जी ने यह अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, तब से जनता दल यूनाइटेड में बहुत ही ज्यादा बौखलाहट है कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। एकमात्र हिंदुस्तान का दल होगा जिस दल ने अपना उत्तराधिकारी दूसरे दल के अध्यक्ष को घोषित किया हो। तो जाहिर बात है उस तरह के दल में तो खलबली मचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय जायसवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। और बात करते हैं बिहार की अगली खबर की। वो भी बिहार से ही है और बीते कई हफ्तों से नीतीश कुमार के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, जिनका जिक्र भी हमने डॉक्टर संजय जायसवाल से किया, उपेंद्र कुशवाहा, उनके काफिले पर आज हमला हुआ है, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। खुद कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और पत्थर फेंके। सुरक्षा कर्मियों के दौड़ाने पर वो वहां से भाग निकले। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा JDU और RJD के बीच कथित सौदे को लेकर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं और RJD पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप भी लगा रहे हैं।
राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा से पारित 1932 के खतियान लागू करने वाले बिल को वापस कर दिया है। अखबारों में छपी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि झारखंड में वही होगा जो चुनी हुई सरकार चाहती है, वो नहीं जो गवर्नर चाहते हैं। सोरेन ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां राज्यपालों के जरिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है। 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। इस सरकार के सोच के विपरीत इस राज्य का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य में लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक की और कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के अपने मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो सरकार को घेरने के मूड में है। संसद भवन के लाइब्रेरी भवन में सर्वदलीय बैठक। सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 27 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के शरद पवार और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे नेता शामिल हुए। सरकार की कोशिश है बजट सत्र बिना किसी विवाद के सुचारू रूप से चल सके। कई डिमांड उन्होंने रखा, तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का, ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। बेरोजगारी के बारे में लोग तो बेरोजगार नौजवान वो तो सुनने के लिए इंतजार करेंगे। हमारे मिडिल क्लास पीपल, जो सैलरीड पीपल, वो लोग हर टाइम में चाहेंगे कि इनकम टैक्स में उनको कुछ रिलीफ हो जाने से भी बहुत अच्छा होगा। मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। वैसे बेरोजगारी, महंगाई, संघीय ढांचे पर हमला, जातिगत जनगणना जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा हुई, कास्ट सर्वे हमारे यहाँ बिहार में हो रहा है, लेकिन देश के स्तर पर अगर नहीं होगा तो हमारे समक्ष वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं होगा। फिर कौन सी नीति और कैसा नियत, ये सारे महत्वपूर्ण मसले हैं। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र ऐसा सत्र जिसका इंतजार सांसदों से ज्यादा देश के हर वर्ग को रहता है। सरकार की कोशिश एक बार फिर आम राय से बजट सत्र को सही ढंग से चलाने की होगी। वहीं विपक्ष पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई, बेरोजगारी तक के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।